8 दिसंबर 2004 इराक के कैम्प बक्का से एक बेहद शांत स्वभाव के शख्स अबू बकर अल बगदादी को रिहा किया जा रहा था। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस उसे पकड़ने के केवल 10 महीने बाद ही एक लो लेवल थ्रेट मानकर छोड़ रहा था, लेकिन अमेरिका को तब कहां पता था कि जिसे वो कम खतरनाक समझकर छोड़ रहा है वो एक दिन आतंक का दूसरा नाम बन जाएगा। जेल से रिहा होते ही बगदादी एक्टिव हो गया और जल्द ही आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ISI का लीडर बन बैठा। इसके बाद उसने मजहब के नाम पर ऐसे ऐसे खून खराबे किए कि पूरी दुनिया दंग रह गई। महिलाएं हो या बच्चे, मुसलमान हो या पराये धर्म के लोग, देशवासी हो या विदेशी, उसने किसी को नहीं छोड़ा। वो मजहब की आड़ में सत्ता और ताकत हासिल करता गया। देखते ही देखते उसने इराक के 40% हिस्से को अपने कंट्रोल में कर लिया और फिर उसने अपने पांव सीरिया में भी फैलाकर एक्सपेंशन करते हुए अपने संगठन ISI का नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS कर दिया। सीरिया में वो 1/3 हिस्सा कैप्चर कर वहां के रक्का शहर से अपना शासन चलाने लगा और खुद को मोहम्मद का वंशज बताते हुए खलीफा घोषित कर दिया। खुद को मसीहा कहने वाले बगदादी के काम इतने दहशत भरे थे कि उसने लाखों लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया। उसने ISIS के जरिए कई देशों में आतंकी हमले करवाए, लाखों लोगों की हत्याएं करवाई और जो भी उसकी जिहादी मानसिकता के आड़े आया उसने उसे बुरी तरह से कुचल कर रख दिया। वो अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया भर में फैलाना चाहता था और इसे मनवाने के लिए वो इस कदर पागल था कि उसने यजीदी कम्युनिटी को काफिर घोषित करके उस पर अत्याचार की सभी सीमाएं लांघ दी। आतंक की एक बड़ी फसल तैयार करने के बाद बगदादी ने सैकड़ों बैंक लूटे, मिडिल ईस्ट और गल्फ के कई ऑयल वेल को कैप्चर किया और सैकड़ों लोगों की किडनैपिंग के जरिए बेशुमार दौलत हासिल कर ISIS को दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन बना दिया। अबू बकर अल बगदादी इतना कुख्यात, निर्मम और खूंखार दरिंदा बन गया था कि उसे पकड़ने के लिए अमेरिका को उसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम रखना पड़ा। The Islamic State is really the descendant of Al-Qaeda in Iraq, which began under Abu Musab al-Zarqawi. IS ने अपने चीफ अबू अल बगदादी को अपने इस नए मुल्क का खलीफा घोषित कर दिया है। Just last month, Iraq sent up to 30,000 fighters to secure the western border against ISIS extremists entering from Syria. A series of coordinated attacks claimed by the Islamic State group were carried out across Paris on Friday 30th November 2015 in the worst terrorist assault on France since the Second World War. U.S. Special Operations Forces swooped down on his safe house on the outskirts of a small Syrian town. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He died like a dog. अबू बकर अल बगदादी का जन्म 28 जुलाई 1971 को इराक के समारा शहर में हुआ था। उसका बचपन का नाम इब्राहिम अवाद इब्राहिम अल बादरी था। उसके पिता अवाद इब्राहिम एक रिलीजियस क्लेरिक थे और उसका परिवार सुन्नी कम्युनिटी के अल बू बादरी ट्राइब से बिलोंग करता था। बगदादी ने अपनी अर्ली एजुकेशन समारा हाई स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए कैपिटल सिटी बगदाद चला गया। वो पढ़ने में यूं तो एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन उसकी मैथमेटिक्स काफी अच्छी थी। 10th क्लास के मैथ्स एग्जाम में उसके 100 में से 98 मार्क्स आए थे। अबू बकर अल बगदादी का इराकी मिलिट्री में शामिल होने का सपना था, लेकिन उसकी पुअर आईसाइट ने उसका ये सपना तोड़ दिया। बगदादी रिलीजियस माहौल में बड़ा हुआ था, इसलिए उसने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद से इस्लामिक स्टडीज में आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए BA और MA की डिग्री हासिल कर ली। बगदादी पढ़ाई के दौरान एक सुन्नी मॉस्क के पास रहता था। उसे कुरान की आयतें मुंह ज़बानी याद थी, साथ ही वो और भी लोगों को कुरान का पाठ कराने और इस्लामिक लॉ शरिया का पालन करवाने में खूब रुचि रखता था, इसलिए उसके परिवार वाले उसे द बिलीवर कहा करते थे। इसी दौरान बगदादी में सलाफिज्म और जिहादिज्म की भावना भी पनपी। वो जैसे जैसे बड़ा हुआ उसके अंदर एक अजीब सा बदलाव आ रहा था। उसे ऐसा महसूस होता था कि आसपास के लोग इस्लाम को सही से फॉलो नहीं करते। ऐसे लोगों को देखकर उसका खून खौल जाता था। वैसे तो वो इंट्रोवर्ट था, लेकिन जब इस्लाम की बात आती तो वो बीच भीड़ में अकेला ही लड़ जाता। जहां अबू बकर अल बगदादी के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था, तो वही उस समय इराक और अमेरिका के बीच पॉलिटिकल टेंशन काफी बढ़ चुकी थी। अमेरिका ने इराक पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रखने और अल कायदा को सपोर्ट करने का आरोप लगाते हुए 20 मार्च 2003 को इराक पर अटैक कर दिया और 13 दिसंबर 2003 को इराकी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन को अरेस्ट कर उसे 30 दिसंबर 2006 को फांसी के फंदे से लटका दिया गया। इस तरह इराक पर से सद्दाम का करीब 24 साल का शासन खत्म हो गया था और कुछ
कुछ ही दिनों के भीतर अमेरिका ने यहाँ अपने मतलब की सरकार बनवा दी थी। चूंकि बगदादी के चाचा इराकी सिक्योरिटी सर्विसेज में काम करते थे, जबकि उसका एक भाई इराकी आर्मी में ऑफिसर था, इसलिए उसे भी इराक में अमेरिकन इन्वेजन की पूरी जानकारी रहती थी। उसके मन में अब अमेरिका के लिए नफरत बढ़ने लगी थी। उसे ये बात कांटे के समान चुभती थी कि उसके देश में आखिर अमेरिका क्यों घुस बैठा है। अमेरिकन इन्वेजन के बाद से इराक में छोटी छोटी कई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होने लगी थी। इस तरह के माहौल ने बगदादी को भी घेर लिया और उसने भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस्लामिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप जमात जैश अल हल सुना वाल जमाहा बना लिया, जो अक्सर अमेरिकी सेना और उनके काफिलों पर हमले किया करता था। बगदादी इस ग्रुप की शरिया कमेटी का हेड था, जहां उसका काम युवाओं को इस्लामिक प्रीच में फंसाकर अपना ग्रुप ज्वाइन करवाने का था। उसकी बोलने की कला अच्छी थी, इसलिए उसने दर्जनों यंग लोगों को अपने साथ मिला लिया था। धीरे धीरे बगदादी अमेरिकन आर्मी की नजरों में आने लगा और उसे 2004 के शुरुआती महीनों में बगदाद के पास के ही एक शहर फलूजा से अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद उसे अमेरिकी सेना ने साउथ इराक में स्थित कैंप बका में बंद कर दिया। इराकी इन्वेजन के दौरान अमेरिका ने इस कैंप में भारी संख्या में इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को पकड़कर बंद किया था। जब यहाँ अबू बकर अल बगदादी को लाया गया तो वो बाकी कैदियों से बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करता। वो किसी से लड़ने, झगड़ने या बहस करने के बजाय शांत स्वभाव से हर दम नमाज पढ़ता रहता और अपने साथी कैदियों से भी नमाज पढ़वाता। साथ ही उन्हें रिलीजियस क्लासेस भी देता। उसका व्यवहार यहाँ सभी के साथ अच्छा था, इसलिए अमेरिका ने उसे एक लो लेवल थ्रेट माना और केवल 10 महीनों बाद ही उसे रिहा कर दिया। तब अमेरिका को कहां पता था कि जिसे वो एक मिसगाइडेड यूथ मानकर रिहा कर रहा है, वो आदमी एक दिन आतंक की दुनिया में अपने नाम का झंडा गाड़ देगा और आगे चलकर उसके लिए भी एक बड़ा थ्रेट बनकर उभरेगा। कैंप बका से रिहाई के बाद अबू बकर अल बगदादी अल कायदा की एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन अल कायदा इन इराक AQI के कांटेक्ट में आया, जिसका नेतृत्व अबू मुसाब अल जरकावी कर रहा था। AQI इस्लामी जिहाद के नाम पर बहुत ही क्रूर तरीके अपना रहा था, जिनमें आत्मघाती हमलों से लेकर बिहेडिंग के तरीके तक शामिल थे। उसका मेन मोटिव इराक में मौजूद अमेरिकी सैनिकों और उनका साथ देने वाली इराकी फोर्सेस के खिलाफ आतंक फैलाना था। जरकावी के नेतृत्व में AQI इराक में आतंकवादी गतिविधियों को तेजी से बढ़ाकर एक बड़ी ताकत बनकर उभरा था। 2006 में AQI ने अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कई अन्य संगठनों के साथ मिलकर मुजाहिदीन शुरा काउंसिल नाम से एक जिहादिस्ट अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया। बगदादी भी AQI के काम से काफी इम्प्रेस था, इसलिए उसने भी AQI को ज्वाइन करते हुए अपने ग्रुप को इसी काउंसिल में मर्ज कर दिया। AQI अमेरिकन फोर्सेस को टारगेट करने के साथ साथ इराक में सुन्नी शिया के तनाव को भड़काकर सेक्टेरियन वायलेंस भी फैला रहा था, ताकि वहां अमेरिका समर्थित इराकी सरकार अनसेटल हो जाए। इस तरह सद्दाम हुसैन के मारे जाने के बाद भी जरकावी अमेरिका का सर दर्द बना हुआ था। इसलिए बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने जून 2006 में AQI के ठिकानों पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की, जिसमें AQI का सरगना अबू मुसाब अल जरकावी मारा गया। जरकावी की मौत को इराकी और अमेरिकी सेनाओं ने एक बड़ी सफलता के रूप में सेलिब्रेट किया, लेकिन अभी इराक में आतंक के एक नए सूरज का उदय जल्दी ही होने वाला था। जरकावी की मौत के बाद AQI का चार्ज अबू ओमर अल बगदादी और अबू अयूब अल मासरी ने संभाला। उन्होंने AQI को रिस्टैब्लिश करते हुए उसका नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ISI कर दिया। इस दौरान ISI में अबू बकर अल बगदादी शरिया कमिटीज का प्रभारी था और जिहादी समूहों को रिलीजियस गाइडेंस देता था। अबू बकर अल बगदादी ने इराक के बड़े बड़े जिहादी गुटों को एकजुट करने का काम किया। वो बड़ी बड़ी सभाएं करता, जिहाद के नाम पर युवाओं को भड़काता और उन्हें ISI में शामिल होने के लिए मजबूर करता। इस तरह से ISI में बगदादी का कद बढ़ने लगा और आगे चलकर उसे ISI के कंसल्टेटिव शुरा काउंसिल में शामिल कर लिया गया, जिससे उसके कंधों पर ISI को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई। वो आगे चलकर सालों तक इसी तरह अपने शब्दों के जाल में हजारों लोगों को फंसाता रहा और ISI में लोगों की तादाद बढ़ाता रहा। उसका रुतबा अब तक काफी बढ़ चुका था और ISI के लोग उसको आंखें बंद करके फॉलो करते थे। इसी बीच 2010 में एक बार फिर ISI की बढ़ती ताकत को कम करने के लिए अमेरिकी सेना ने ISI के ठिकानों पर एक बड़ा अटैक किया। इस अटैक में उसके कई ठिकाने ध्वस्त हो गए और ISI का सरगना अबू ओमर अल बगदादी और उसका डेप्यूटी अबू अयूब अल मसरी मारे गए।
दो टॉप कमांडर्स की मौत के बाद आईएसआई बिखरने के कगार पर खड़ा था। ऐसे में अबू बकर अल बगदादी को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक आईएसआई का नया नेता चुना गया। बगदादी आईएसआई को फिर से मजबूत करने में जुट गया। उसने सद्दाम रिजीम के समय के मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को आईएसआई से जोड़ लिया। इनमें से कई ऑफिसर्स कैंप बका में बगदादी के साथ प्रिजनर्स थे। जो बगदादी कैंप बका में शांत रहता था, उसका ये रूप देखकर वो लोग हैरान जरूर थे, लेकिन उन्होंने बगदादी का पूरा साथ दिया। बगदादी ने इन अधिकारियों की स्पेशलिटी और वॉर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए 2011 में मार्च से अप्रैल के बीच बगदाद के दक्षिणी हिस्से में 23 हमले करवाए और भारी उथल पुथल मचाकर आतंक की दुनिया में आईएसआई का रुतबा फिर से कायम कर दिया। उसने अपना सबसे खूंखार रूप तब दिखाया जब 2 मई 2011 को अमेरिका ने पाकिस्तान के अबोटाबाद में घुसकर अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। बगदादी ओसामा बिन लादेन को अपना आदर्श मानता था, इसलिए उसकी हत्या से वो गुस्से से तिलमिला उठा और इसका बदला लेने का ऐलान कर दिया। इसके केवल 3 दिन बाद आईएसआई ने इराक के हिल्ला शहर में एक बड़े हमले को अंजाम दिया, जिसमें 24 पुलिसकर्मी मारे गए जबकि 72 बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद ओसामा बिन लादेन की मौत का बदला लेने के लिए आईएसआई ने इराक में 100 हमले करने की घोषणा करते हुए इराक के मोसुल शहर में आत्मघाती हमलों की एक सीरीज शुरू कर दी। इराक की गलियां, सड़कें और चौराहे आईएसआई के बम विस्फोटों की गूंज से थर्रा उठे। एक आत्मघाती बम विस्फोट बगदाद की अल कुरा मॉस्क में भी हुआ, जिसमें सुन्नी कम्युनिटी के बड़े नेता खालिद अल फैदावी समेत 29 लोग मारे गए। 1 साल के भीतर ही बगदादी ने आतंक का एक ऐसा साया कायम किया जिससे निपट पाना इराकी सरकार के लिए मुमकिन नहीं था। इसी दौरान अमेरिकी सेना भी इराक को छोड़कर वापस अपने देश लौटने लगी थी। दिसंबर 2011 तक इराक अमेरिकन फोर्सेस से खाली हो चुका था, जिसके बाद अबू बकर अल बगदादी और भी ज्यादा क्रूर हो गया। बगदादी को अब खुली छूट मिल चुकी थी और वो जब चाहे जहां चाहे बिना किसी डर के हमले करवा सकता था। उसके बाद उसने ना गांव छोड़े, ना शहर, ना सिविलियंस छोड़े, ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ना पुलिस छोड़ी, ना आर्मी। वो बिना किसी रुकावट के सबका शिकार करता गया और तेजी के साथ इराक में अपने एरियाज को एक्सपैंड करने लगा। आईएसआई के इन खूंखार हमलों से अमेरिका इतना परेशान हुआ कि उसने अबू बकर अल बगदादी को टेररिस्ट घोषित करते हुए उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए $10 मिलियन का इनाम डिक्लेयर कर दिया। जहां इराक में आईएसआई अपना आतंक कायम कर रहा था, तो वहीं इसी बीच इराक के पड़ोसी देश सीरिया में भी 2011 में सीरियन सिविल वॉर के चलते भारी उथल पुथल शुरू हो गई। धीरे धीरे सीरिया की लड़ाई भयानक रूप लेने लगी। एक तरफ सीरियन गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए सीरियन आर्मी ब्रुटैलिटी की सारी हदें पार कर रही थी, जबकि दूसरी ओर वहां के लोकल रेबल ग्रुप्स सरकार को निशाना बना रहे थे। अमेरिका, रूस और ईरान जैसे ताकतवर देश भी अपने अपने फायदे के हिसाब से यहाँ इंटरफेयर कर रहे थे। ऐसे में अलकायदा भी सीरियन वॉर में शामिल होकर सीरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमले करके उससे सीरिया की टेरिटरीज छीनने में लगा हुआ था। अलकायदा हाई कमांड ने इस संघर्ष में आईएसआई को भी शामिल होने का ऑफर दिया। बगदादी को ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखा जिससे वो आईएसआई को और भी एक्सपैंड कर सकता था। उसने अपने भरोसेमंद साथी अबू मोहम्मद अल जोलानी की लीडरशिप में अपने हजारों लड़ाकों को सीरिया भेज दिया। अबू मोहम्मद अल जोलानी ने सीरिया में फंक्शन करने के लिए ग्रुप का नाम अल नुसरा फ्रंट रखा, जिससे अलकायदा की तरफ से हर तरह की मदद मिली। अल नुसरा फ्रंट ने असद सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और धीरे धीरे सीरिया में मजबूत पकड़ बनाते हुए कुछ इलाके अपने कंट्रोल में ले लिए। अलकायदा से मिल रहे लगातार सपोर्ट के कारण अल नुसरा फ्रंट अलकायदा के काफी करीब जाने लगा था। कहीं ना कहीं बगदादी ये देखकर इनसिक्योर हो गया और उसने अलकायदा को कॉर्नर करते हुए अल नुसरा फ्रंट को आईएसआई का पार्ट बताकर आईएसआई में मर्ज कर दिया। इसके बाद उसने इराक एंड सीरिया में एक साथ फंक्शन करने के लिए आईएसआई का नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसएस कर दिया। बगदादी का ये फैसला कभी उसके वफादार रहे अल नुसरा फ्रंट को बनाने वाले अबू मोहम्मद अल जोलानी और अलकायदा चीफ ऐमान अल जवाहिरी को पसंद नहीं आया। अलकायदा ने उसके मर्जर को रिजेक्ट कर दिया और अल नुसरा फ्रंट को अपना हिस्सा बताते हुए आईसिस के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। इस तरह कभी सीरियन सिविल वॉर का फायदा उठाकर
एक साथ काम करने वाले अल-कायदा और आईसिस के बीच तनाव बढ़ गया और दोनों गुट एक दूसरे को ही निशाना बनाने लगे। इस खूनी संघर्ष में आईसिस जल्दी ही भारी पड़ने लगा और जो इलाके पहले अल नुसरा फ्रंट के कब्जे में थे उन्हें तेजी से उसने कैप्चर कर खुद को सीरिया में एक बड़ी जिहादी ताकत के रूप में स्टैब्लिश कर लिया। 2013 में सीरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े रेबल ग्रुप्स ने सीरिया के जिस उत्तरी शहर रका को बहुत जद्दोजहद के बाद अपने कंट्रोल में लिया था, आईसिस ने उसे छीनने के लिए घमासान लड़ाई शुरू कर दी। कई हफ्तों तक आईसिस ने रका में खूनी खेल खेला। उसके लड़ाकों ने महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा। हजारों निर्दोष लोग मारे गए, जिससे जल्द ही लोकल विद्रोही गुट इस शहर को छोड़कर भाग गए और जनवरी 2014 तक रका आईसिस के कंट्रोल में आ गया। इसके बाद आईसिस ने यहाँ शरिया कानून लागू कर दिया और यहाँ अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोल लिया। रका अब बगदादी के चरमपंथी विचारों के हिसाब से चलने लगा था और जल्दी ही आईसिस ने रका को अपनी डिफैक्टो कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। जहां आईसिस सीरिया में पांव फैला रहा था तो वहीं इराक में उसका जबरदस्त एक्सपेंशन चल रहा था। कई छोटे छोटे इलाकों, गांव और कस्बों को कंट्रोल में लेने के बाद आईसिस के लड़ाके इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल पर कब्जा करने के लिए निकल पड़े। आईसिस ने इतनी ताकत के साथ यहाँ धावा बोला कि केवल 5 दिन के अंदर इराकी आर्मी यूनिट्स मोसुल छोड़कर भाग निकली और 10 जून 2014 तक पूरा मोसुल उसके कब्जे में आ गया। आर्मी यूनिट्स के बाद धीरे धीरे लाखों सिविलियंस ने भी आईसिस के खौफ से अपना घर छोड़ दिया। जो लोग बच गए और जिन्होंने आईसिस के मन मुताबिक काम नहीं किया, उन्हें आईसिस के आतंकियों ने मार डाला। मोसुल में भी रका की तरह शरिया लॉ लागू किया गया। अब मोसुल में लाखों जिंदगियां बगदादी के कंट्रोल में थी। साथ ही आर्मी के शहर छोड़ने के बाद अरबों डॉलर के मिलिट्री एसेट्स पर भी अब उसका अधिकार हो चुका था। अभी तक अबू बकर अल बगदादी पब्लिक अपीयरेंसेस से दूर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि अब उसके अंडर इराक और सीरिया की बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज है और लाखों लोगों पर उसका कंट्रोल है, तो उसने पहली बार पब्लिक में आने का फैसला किया। बगदादी मोसुल की एक प्रसिद्ध अल नूरी मस्जिद में पहली बार दुनिया के सामने आया। उसकी सिक्योरिटी में हर तरफ बंदूकें लिए उसके लड़ाके थे और सेफ्टी के लिए मस्जिद समेत आसपास के इलाके में इंटरनेट कनेक्शन और कम्युनिकेशन लाइंस को कट कर दिया गया था। बगदादी को सुनने के लिए मस्जिद में सैकड़ों लोग बड़ी शिद्दत के साथ खड़े हुए थे और इस पूरे इवेंट को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए रिकॉर्ड भी किया जा रहा था। उस दिन इस भाषण में बगदादी कुरैश ट्राइब से बिलोंग करने के कारण खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताते हुए खलीफा डिक्लेयर कर देता है। वो खुद को दुनिया के सभी मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक नेता बताता है और इस्लामिक कैलिफेट की एस्टैब्लिशमेंट की घोषणा करता है। हालांकि उसकी इस घोषणा को लगभग सभी इस्लामिक रिलीजियस अथॉरिटीज ने रिजेक्ट कर दिया, फिर भी उसके कैलिफेट को उसके लड़कों के अलावा हजारों लोगों ने कबूल किया। आईसिस ने इराक और सीरिया के सिर्फ इलाकों पर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि वो उसे एक स्टेट की तरह चलाने लगा। उसने एक क्रूर जस्टिस सिस्टम लागू किया, टैक्सेस वसूले और कुछ हद तक पब्लिक सर्विसेज भी दी। सीरिया और इराक में अपनी दहशतगर्दी कायम करने के बाद अबू बकर अल बगदादी अब अपने आतंक को पूरी दुनिया में फैलाकर आईसिस को इंटरनेशनली एक्सपैंड करना चाहता था। इसके लिए उसके लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और वो यूट्यूब, टेलीग्राम एंड ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रोपेगेंडा वीडियोस को वायरल करने लगे। धीरे धीरे इन प्रोपेगेंडा वीडियोस के चलते मिडिल ईस्ट के देशों के अलावा एशिया, यूरोप और अफ्रीका में भी काफी कट्टरपंथी उसके मुरीद होने लगे। इसके बाद हजारों विदेशी लड़ाके आईसिस में शामिल हुए। साथ ही अफगानिस्तान में आईसिस, खुरासन और अफ्रीका में बोको हराम जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईसिस के प्रति वफादारी की शपथ लेकर यहाँ उसके ग्लोबल एक्सपेंशन में लग गए। इतनी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बगदादी को बहुत सारी दौलत की जरूरत थी, इसलिए उसने ऑयल स्मगलिंग, बैंक रॉबरीज, टैक्सेशन और एक्सटॉर्शन के जरिए खूब कमाई की। आईसिस पहले सीरिया और इराक में तेल के कुओं पर कब्जा जमाता और फिर वहां से क्रूड ऑयल को ब्लैक मार्केट में बेचकर अरबों रुपए कमाता। आईसिस को केवल तेल की बिक्री से हर दिन लगभग 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन डॉलर्स तक की कमाई होती थी। तेल की कमाई उसके लिए काफी नहीं थी, इसलिए उसने कभी मोसुल सेंट्रल बैंक पर हमला करके 400 मिलियन डॉलर्स लूटे, तो कभी फॉरेन जर्नलिस्ट, एनजीओ वर्कर्स, डिप्लोमैट्स और लोकल रिच लोगों को किडनैप करके एक बड़ी रकम वसूल की। जो लोग रैंसम नहीं देते उन्हें टॉर्चर करके मार दिया जाता और वीडियो बनाकर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया जाता, ताकि बाकी लोग डर कर फिरौती देने के लिए तुरंत राजी हो जाए। इन सब के अलावा आईसिस ने सीरिया और इराक में ड्रग्स भी प्रोड्यूस करना शुरू किया।
ट्रामाडोल, हशीश और कैप्टागॉन जैसे ड्रग्स को स्मगल कर यूरोप और एशियाई बाजारों में बेचा जाने लगा, जिससे आईसिस को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुनाफा हुआ। आईसिस को विदेशों से भी भर भर के फंडिंग मिली। कतर, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब के कुछ अमीर कट्टरपंथियों ने आईसिस को फंड किया। इस तरह से कुछ ही सालों में चारों तरफ से हासिल हो रही बेशुमार दौलत ने आईसिस को दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन बना दिया था। इसके बाद ताकत के नशे में चूर अबू बकर अल बगदादी ने आईसिस को कहीं भी कोई भी हमला करने के लिए खुला छोड़ दिया था। आईसिस के लड़ाके अब वहशी दरिंदे बन चुके थे, जिन्हें लोगों को तड़पाने में मजा आता था। उनका सबसे ज्यादा अत्याचार यजीदी कम्युनिटी ने सहा। यजीदी इराक की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो मेनली नदर्न इराक के सिंजार माउंटेन्स और आसपास के इलाकों में रहती है। यजीदी समुदाय की रिलीजियस आइडेंटिटी इस्लाम से अलग है, इसलिए आईसिस ने उन्हें काफिर घोषित करते हुए उन पर हमला कर दिया। आईसिस के हजारों लड़ाके यहाँ के गांव और कस्बों में घुस आए। हजारों यजीदी पुरुषों और लड़कों को पकड़कर उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया और जिन्होंने मना किया उन्हें गोली मार दी गई। इस तरह 5000 से ज्यादा यजीदी पुरुषों की हत्या कर दी गई, जबकि महिलाओं का इससे भी बुरा हाल था। महिलाओं और लड़कियों को किडनैप कर उनका यौन शोषण किया जाता और जब मन भर जाता तब उन्हें भरे बाजार किसी सामान की तरह बेच दिया जाता। आईसिस ने 6000 से भी ज्यादा महिलाओं और लड़कियों को अगवा कर उनका जीवन नर्क से भी बदतर बना दिया था। आईसिस की इस क्रूरता से डरकर करीब 4 लाख यजीदी लोग यहाँ से कुर्दिस्तान रीजन में भाग गए, जबकि दसियों हजार यजीदी अपनी जान बचाने के लिए सिंजर पर्वत में जा बसे। इस तरह ये लोग आईसिस के हाथों से तो बच गए, लेकिन इनमें से हजारों को यहाँ भूख ने मार डाला। आईसिस की बढ़ती क्रूएलिटी की वजह से अमेरिका ने उसे सबक सिखाने के लिए कई बार उसके ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। अमेरिका के इन हमलों से बगदादी भड़क उठा और वो इसका बदला लेने के लिए इराक और सीरिया में रिपोर्टिंग के लिए आए अमेरिकन जर्नलिस्ट को किडनैप कर उनकी जान लेने लगा। अगस्त 2014 में आईसिस ने जेम्स फॉली का गला काटते हुए एक वीडियो रिलीज किया, जिसका टाइटल अ मैसेज टू अमेरिका था। इसके बाद एक और अमेरिकन जर्नलिस्ट स्टीवन सॉटलॉफ का भी सर धड़ से अलग कर दिया और उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। इस तरह बगदादी अमेरिका को आंख दिखा रहा था और उससे उस पर हमले ना करने के लिए डरा रहा था। इसके बाद जहां आईसिस ने 2015 में सीरिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन के सेंटर पलमीरा को अपने कब्जे में लेकर पलमीरा के चीफ आर्कियोलॉजिस्ट खालिद अल असाद को सरेआम मौत के घाट उतार दिया, तो वही रोमन टेम्पल, पिलर्स, म्यूजियम और 2000 साल पुराने बालशमिन टेम्पल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। आईसिस का मकसद इन हिस्टोरिकल हेरिटेज को मिटाकर दुनिया में अपनी विचारधारा को जल्दी से जल्दी फैलाना था। इस वक्त तक आईसिस ने इराक का 40% हिस्सा और सीरिया की 1/3 टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में कर लिया था। आईसिस की शाखाएं इराक और सीरिया के अलावा मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के कई हिस्सों तक फैल गई थी। इनमें लीबिया, अरेबियन पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला, ट्यूनीशिया और येमेन के कई क्षेत्र शामिल थे। इस तरह दसियों लाख लोग उसके खौफनाक साए के नीचे अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो चुके थे। आईसिस ने अपने हमलों से वेस्टर्न देशों को भी नहीं छोड़ा। उसके 9 आतंकवादियों ने फ्रांस के कैपिटल पेरिस में लगभग एक ही समय पर 6 जगहों पर जानलेवा हमलों को अंजाम दिया। पहले यहाँ के स्टेड डे फ्रांस स्टेडियम को निशाना बनाया गया, जहाँ फ्रांस और जर्मनी के बीच फ्रेंडली फुटबॉल मैच चल रहा था, जिसे देखने 80,000 लोग आए हुए थे, जिनमें से एक फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांकोइस होलांदे भी थे। मैच शुरू होने के कुछ देर बाद आईसिस के 3 आत्मघाती हमलावर स्टेडियम में घुसने के लिए बढ़े तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें एंट्री गेट पर ही रोक लिया। उनकी चेकिंग की गई तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि आतंकियों ने अपने शरीर पर एक्सप्लोजिव बांध रखे थे। इसके बाद पकड़े जाने से पहले ही तीनों ने खुद को उड़ा लिया। यह हमला तो आईसिस के मुताबिक नहीं हो सका, लेकिन उसके आतंकियों ने पेरिस के कई रेस्टोरेंट्स को निशाना बनाकर कई लोगों की हत्या कर दी। 3 आतंकी बैटक्लैन कॉन्सर्ट हॉल में भी घुस आए, जहां 1500 लोग ईगल्स ऑफ डेथ मेटल बैंड का लाइव शो देख रहे थे। तभी उन तीनों ने अंदर घुसकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए AK-47 से अंधाधुन गोलीबारी शुरू कर दी। आईसिस के इस हमले में उस दिन पेरिस में 130 बेकसूर लोगों की मौत हो गई, जबकि 350 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बाद बेल्जियम के ब्रसेल्स में बॉम्बिंग से लेकर फ्रांस के नाइस शहर में ट्रक से दर्जनों लोगों को कुचलने तक, जर्मनी के बर्लिन में क्रिसमस मार्केट पर अटैक करने और रशियन प्लेन्स को बम से उड़ाने से लेकर टर्की के अतातुर्क एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला करने तक, आगे के सालों में आईसिस ने कई विदेशी देशों को निशाना
बनाया और आतंक की दुनिया में अपना नाम सबसे ऊपर ला दिया। आईएसआईएस अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका था। इराक और सीरिया के बाहर जिस हिसाब से उसने वेस्टर्न देशों में हमले किए थे, वेस्टर्न कंट्रीज को समझ आ चुका था कि अगर आईएसआईएस को अभी नहीं रोका गया तो वो जल्द ही पूरी दुनिया को अपने आतंक की चपेट में ले लेगा। इसके बाद अमेरिकन फोर्सेस ने यूरोप और फ्रांस में एक्टिव आईएसआईएस के मिलिटेंट्स को पकड़ने का अभियान चलाया और साथ ही रका पर हवाई हमले शुरू किए, जिसे आईएसआईएस ने अपना कैपिटल घोषित कर रखा था। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने कुर्दिश और अरब मिलिशियाज के अलायंस सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ के साथ मिलकर सीरिया में आईएसआईएस को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। कई एयर स्ट्राइक्स करके सीरिया इराक सीमा पर स्थित आईएसआईएस के लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को तोड़ने का प्रयास किया गया ताकि आईएसआईएस को कोई बाहरी समर्थन ना मिल सके। अमेरिकी हवाई हमले में आईएसआईएस के 2 कमांडर अबू मोहम्मद अल अदनानी और अबू ओमर अल शिशानी मारे गए। टॉप कमांडर की मौत से यहाँ आईएसआईएस की कमर टूटने लगी। इसके बाद इनकम के सारे रास्ते बंद करने के लिए आईएसआईएस के कब्जे वाले ऑयल रिफाइनरीज को तबाह कर दिया गया और आईएसआईएस के कई ट्रेनिंग कैंप्स को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। सीरिया में इस तरह आईएसआईएस को कमजोर करने के बाद मोसुल को टारगेट किया गया, जहां आईएसआईएस ने सालों से कब्जा जमा रखा था। अक्टूबर 2016 में अमेरिकन लेड कोalition ने ऑपरेशन वी आर कमिंग निन्वे के तहत मोसुल को आईएसआईएस से मुक्त करने के लिए एक बड़ा मिलिट्री एक्शन शुरू किया, जिसमें इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस और कुर्द पेशमर्गा फोर्सेस के अलावा कई देशों का इन्वॉल्वमेंट था। यहाँ ड्रोन स्ट्राइक और हवाई हमलों के जरिए सबसे पहले आईएसआईएस की सप्लाई लाइंस को डिस्ट्रॉय किया गया। आईएसआईएस के ठिकानों और कमांड सेंटर्स पर भी बड़ी कार्रवाई की गई। आईएसआईएस को फाइनेंशियल रूप से अलग थलग करने के लिए अमेरिका ने मोसुल स्थित आईएसआईएस के बैंकों पर भारी बमबारी कर आईएसआईएस द्वारा जमा की गई लगभग $45 मिलियन की संपत्ति जलाकर राख कर दी। इसके बाद अमेरिका ने आईएसआईएस के खिलाफ साइबर वॉर की भी शुरुआत कर दी। ऑपरेशन ग्लोइंग सिम्फनी के तहत ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आईएसआईएस के सैकड़ों अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। अमेरिका ने आईएसआईएस के डिजिटल कम्युनिकेशन को ट्रैक कर उनके ठिकानों पर बेहद सटीक हमले किए। इस तरह ईस्टर्न मोसुल लगभग 100 दिनों में आईएसआईएस से मुक्त हो चुका था। अब वेस्टर्न मोसुल को भी आईएसआईएस से फ्री करने के लिए वहां भी एक्शन शुरू हो गया। यहाँ खुद को घिरते देख आईएसआईएस के आतंकी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नागरिकों को ढाल बनाकर रिटेलिएट करने लगे। आईएसआईएस छिपकर इराकी और अमेरिकी सेना पर आत्मघाती हमले भी कर रहा था। आईएसआईएस को यहाँ मात देने के लिए फोर्सेस ने टाइग्रिस नदी को पार कर कुछ ही दिनों में वहां के सभी आईएसआईएस के ठिकानों को चारों तरफ से घेरते हुए ध्वस्त कर दिया। ईस्टर्न और वेस्टर्न मोसुल को आजाद कराने के बाद इराकी सेना अल नूरी मस्जिद की तरफ बढ़ी, जहां अबू बकर अल बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। यहाँ कई आतंकी छुपे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर पकड़े जाने से पहले ही खुद समेत मस्जिद को भी उड़ा दिया। करीब 9 महीने की इस कार्रवाई में हजारों आईएसआईएस लड़ाके मारे गए। इस दौरान शहर को भी भारी नुकसान पहुंचा। 10,000 से ज्यादा नागरिकों की जान गई और लाखों डरकर अपना घर छोड़कर भाग गए। इस बीच सबसे जरूरी बात यह थी कि मोसुल अब आईएसआईएस की गिरफ्त से आजाद था। 2017 के शुरुआती महीनों में सीरिया के रका को भी पूरी तरह से आईएसआईएस के चंगुल से छुड़ाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ ने ऑपरेशन रैथ ऑफ यूफ्रेटिस शुरू किया। एसडीएफ फोर्सेस ने शहर को चारों ओर से घेर लिया और आईएसआईएस के बाहर जाने के सभी रास्ते काट दिए। इससे आईएसआईएस के लड़ाके शहर के अंदर ही फंस गए, जहां उनके ठिकानों पर लगातार हमले किए जाने लगे। भारी हवाई बमबारी और जमीनी लड़ाई से आईएसआईएस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। आईएसआईएस के स्नाइपर्स सुरंगों से छिपकर और कुछ आत्मघाती हमलावर का रूप लेकर लड़ाई जरूर कर रहे थे, लेकिन उनके पास अमेरिकन मॉडर्न वेपन्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स का कोई तोड़ नहीं था। कुछ हफ्तों की भीषण लड़ाई के बाद आईएसआईएस को शहर से बाहर खदेड़ दिया गया और एसडीएफ ने रका को अपने कंट्रोल में ले लिया। एक के बाद एक 2 बड़े शहरों को गंवाने से आईएसआईएस बिखर कर बर्बादी की कगार पर खड़ा था, लेकिन अब भी आईएसआईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी अमेरिका के हाथ नहीं आया था। इसलिए अमेरिका ने बगदादी को पकड़ने के लिए $10 मिलियन के रिवॉर्ड को बढ़ाकर $25 मिलियन कर दिया। मोसुल और रका की हार के बाद आईएसआईएस सिमटकर सीरिया और इराक के छोटे छोटे इलाकों में रह गया था। सैकड़ों लड़ाके सीरिया के यूफ्रेट्स रिवर के किनारे स्थित हाजिन और बागुस के इलाके में अपनी अंतिम पकड़ बनाकर बैठे थे। ऑपरेशन राउंड अप के जरिए अमेरिका ने इन जगहों को भी आईएसआईएस से आजाद कर दिया। आईएसआईएस इस तरह अपने कब्जे की 95% टेरिटरीज को खो चुका था।
कभी एक साल में $1 बिलियन तक कमाने वाले आइसिस की नौबत मछली के व्यापार करने तक की आ गई थी। इस दौरान बार बार बगदादी की भी मौत की अफवाहें उड़ रही थी। हालांकि बगदादी जिंदा था और ऑडियो एंड वीडियो मैसेज के जरिए अपने लड़ाकों को छिपकर लड़ाई जारी रखने के निर्देश दे रहा था। उधर अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस बगदादी की मौत की कहानी लिख रही थी। लगातार बगदादी की लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा था। ऐसे में अक्टूबर में अमेरिकन फोर्सेस को सीरिया के इडलिब प्रोविंस में बगदादी के छिपे होने की खबर मिली। अमेरिका ने उसका दी एंड करने के लिए 26 अक्टूबर 2019 की रात ही ऑपरेशन केला म्यूलर शुरू कर दिया। इराक के इरबिल से अमेरिकन डेल्टा फोर्स के कई कमांडोज 8 MH-60 ब्लैक हॉक्स और CH-47 चिनूक्स प्लेन्स पर सवार होकर सीरिया के इडलिब प्रोविंस के बरीशा विलेज की ओर निकल पड़े। कमांडोज ने 70 मिनट में ही बरीशा पहुंचकर बगदादी के ठिकाने को चारों तरफ से घेर लिया। कमांडोज बगदादी के ठिकानों पर भारी गोलीबारी और बमबारी करने लगे। बदले में बगदादी के बॉडीगार्ड्स और लड़ाकों ने भी रिटेलिएट करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकन बमबारी और ड्रोन हमलों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। बगदादी को समझ आ चुका था कि वो अब अपनी जिंदगी के आखिरी छोर पर खड़ा है और उसकी जान अब कभी भी जा सकती है। जिस बगदादी के हाथ हजारों मासूम लोगों के खून से सने हुए थे, वो अब खुद की जान बचाने के लिए फड़फड़ा रहा था। उसने एक अंधेरी सुरंग में अपने परिवार के साथ खुद को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही अमेरिकी मिलिट्री डॉग्स ने उसे ढूंढ लिया। पकड़े जाने के बाद उसका क्या हश्र होगा, यही सोचकर उसने खुद को विस्फोटक जैकेट से उड़ा लिया, जिससे बगदादी अपने 3 बच्चों समेत मारा।